आज जो हम सिलेबस लेके चलेंगे वो हमारा डी फार्मेसी का सिलेबस है, जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा फार्मा केमिस्ट्री। उसके टोटल 32 चैप्टर्स हैं। यहाँ से फर्स्ट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, बस केमिस्ट्री के बारे में ये चीज़ बताई जाती है कि केमिस्ट्री है क्या। फिर उसके बाद केमिकल नेमिंग ऑफ ड्रग्स होती है, जिसके अंदर हमारे सारे स्ट्रक्चर वगैरह आते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर आता है, और जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं उन सभी का स्ट्रक्चर हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हमारी ड्रग स्टार्ट की जाती है, यहाँ से और पूरा 32 जहाँ पे हमारा एंड हो रहा है वहां तक हमारी ड्रग पढ़ी जाएंगे। अब ये चैप्टर की सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बुक सबसे अच्छी है, आप इसी को प्रेफर करें क्योंकि ये नोट्स टाइप में दे रखी है। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो जनरल एनेस्थेटिक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके अप्रॉक्सीमेटली 85% चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के लिए। दैट इज चैप्टर नंबर 7, जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक होते क्या हैं? एनेस्थेटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे बेहोशी की हालत हमें क्रिएट करती हैं, जो हमें कुछ चीज़ महसूस नहीं होने देती, स्पेशली पेन वगैरह। एनेस्थेटिक जो होते हैं हमारे पास वो दो तरीके के होते हैं। एक रहेगा हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक और दूसरा होता है हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक। अब जनरल और लोकल में पहले मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। जनरल एनेस्थेटिक जो होता है वो हमारी सीएनएस पे वर्क करता है, जो चीज़ पूरी बॉडी को फील नहीं होने देगी कि पेन हो कहाँ रहा है, हमारी सर्जरी कहाँ चल रही है। और लोकल एनेस्थेटिक जो होता है वो सिर्फ वहीं पर काम करेगा जहां पर वो लगाया जाएगा। जैसे कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दांत में कुछ में भी प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट जब उसे ठीक कर रहा होता है तो उस टाइम हमें पेन का फील नहीं होता, क्योंकि वो उससे पहले हमें जो इंजेक्शन लगाता है सुन्न करने वाला, वो एनेस्थेशिया होता है। वो लोकल एनेस्थेटिक के अंदर आता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारे जावड़े वाला बक्कल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ वो वाला हिस्सा हमारा सुन्न किया जाता है। लेकिन जनरल एनेस्थेटिक है वो जब हमारी बड़ी बड़ी सर्जरी की जाती है उस टाइम पे यूज किया जाता है। मान लीजिए हमारी हार्ट सर्जरी हो रही है तो उस टाइम बंदे को पेन फील ना हो या फिर वो ना रहे उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस सर्जरी से पहले जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक का जो मेनली काम होता है वो क्या करते हैं, जैसे ही हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे जो ब्लड ब्रेन बैरियर, जिसे हम ट्रिपल बी भी बोलते हैं, उसे उस पे जाके उसे क्रॉस कर देगा, और क्रॉस करने के बाद हमारे सीएनएस पे काम करता है। सीएनएस क्या है? हमारा सीएनएस वो है जिससे हमारी जो सारी बॉडी है, जिससे हमारी जो सारी बॉडी है वो सुन्न हो जाएगी। वो किस तरीके से होगी? क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक हमारा सीएनएस पे वर्क करता है, और सीएनएस रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। अगर हमारी पूरी बॉडी में कुछ भी हलचल हो रही है, अगर हम अपने हाथ को मूव कर रहे हैं, हमारे अपने पैरों को मूव करा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमारे सीएनएस एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन पे जो चीज काम करेगी उसे हम जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है, जनरल एनेस्थेटिक इज अ क्लास ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग। यहाँ डिप्रेसेंट ड्रग का मतलब क्या है कि जो हमारा सीएनएस है उसको डिप्रेस्ड कर देगी। डिप्रेस करने का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए हमें बेहोशी की हालत में ला देगी, जिससे कि ना तो हमें पेन फील होगा जिस टाइम सर्जरी हो रही होगी, ना हमें ये पता चलेगा कि चीरा फाड़ी कहाँ से हो रही है। विच प्रोड्यूस पार्शल और all loss of the senses of pain with a control and reversible depression of functional activity of CNS। जैसे कि कुछ टाइम के लिए मान लीजिए एनेस्थेसिया है वो हमारे डिवाइडेड होते हैं, कि कुछ एनेस्थेसिया है वो 4 घंटे तक वर्क करेंगे, कि बंदा है जो 4 घंटे के लिए अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी जो सचेत पोजीशन है वो खो देगा। और कुछ एनेस्थेटिक ऐसे होते हैं कि पूरे 24 घंटे के लिए भी काम किए जाते हैं। अब इसका ना एक डिसएडवांटेज होता है जनरल एनेस्थेटिक का, जो हमारे सीएनएस पे वर्क कर रहा है। सीएनएस पे वर्क कर रहा है, और उसका क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी को सुन्न कर देता है, हमारी बॉडी कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर ये डोज इसकी अगर ज्यादा हो जाती है तो बंदा कोमा में जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी की हलचल को बंद कर देगा, जिसके अंदर हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होता है। और जब वो ही अच्छे से काम नहीं करेंगे, मान लीजिए जनरल एनेस्थेटिक की डोज हल्की सी ज्यादा हो जाती है, तो उससे बंदे की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अब ये ज़रूरत हमें किस लिए पड़ती है ये मैंने बता ही दिया है कि हमारी जो मेजर सर्जरी होती है, बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, हार्ट सर्जरी हो गई, बाईपास सर्जरी होती है उसकी, और बाकी सारी चीज़ों के लिए। और लोकल एनेस्थेटिक जब हमारी छोटी छोटी सर्जरी होती है, जैसे मान लीजिए हमारी उंगली में कुछ हो गया, तो उसकी उसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा उस दौरान हमें लोकल एनेस्थेटिक दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था जनरल एनेस्थेटिक में और लोकल एनेस्थेटिक में। अब जनरल एनेस्थेटिक वर्क कैसे करता है, जो इसके खास बात होनी चाहिए, इसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो एनाल्जेसिक, जो हमें दर्द को महसूस ना होने दे। दूसरा अनकॉन्शियसनेस, जो कि हमें बेहोश कर दे। अब बेहोश हो जाएगा इंसान तो काम तो कुछ करेगा नहीं, उससे क्या होगा, मसल रिलैक्सेंट। उससे ये है कि हमारी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल आराम वाले फेज में पहुंच जाएंगी। इससे क्या रहेगा, हाउएवर नो सिंगल ड्रग फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट। अब जैसा कि हमें पता है कि आइडियल तो कुछ भी चीज़ नहीं होती, ठीक उस तरीके से ही जनरल एनेस्थेटिक है। इसलिए ना हम इनको कंबाइंड फॉर्म में देते हैं। कंबाइन का मतलब है कि एक के साथ दूसरी ड्रग मिला के दे दी। बहुत सारे केसेस में आपने सुना होगा, जैसे कि डायरेटिक्स वाले केस में भी होता है, हम कुछ चीज़ें डायरेटिक्स, फ्लोरथायाजाइड, ये सब चीज़ें मिला के देते हैं, जिससे कि हमारा जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम आए, विद नो और लेस साइड इफेक्ट। अब इसकी आती है क्लासिफिकेशन। हमारा जो जनरल एनेस्थेटिक होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होगा इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक, एक होता है इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक, जिसे हम आईवी जनरल एनेस्थेटिक भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या अंतर है, इनहेलेशन जो हमारे सूंघने, जो हमारे जैसे हम सूंघेंगे, सूंघने के थ्रू, हमारे सांस के थ्रू अंदर जाएगा हमारी बॉडी में और असर दिखाएगा। और इंट्रावेनस जिसे हम इंजेक्शन की फॉर्म में लेंगे। तो इसकी जो कैटेगरी आई है वो फर्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन से क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई, हमारे पास ड्रग है, द इनहेलेशन एनेस्थेटिक फर्स्ट रीच द लंग, वो हमारे लंग्स में पहुंचेगी। और जहाँ पे हमारा जो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, जैसे हम नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक उसी तरीके से ये ड्रग जाएगी। और जैसे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई होता है जिस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से जो ये ड्रग है मिल गई और वो हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाएगी। सप्लाई होने के बाद क्या रहेगा कि वो हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी, और फिर ब्लड में पहुंचने के बाद जो ब्लड है पूरा CNS तक इन्वॉल्व होता है, उससे वो हमारे दिमाग में भी चला जाएगा, जिससे कि एक बंदा अपनी कॉन्शियसनेस खो देगा और इस तरीके से अपना काम करेगी। अब जो ये है इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि एक तो लिक्विड फॉर्म में आती है और एक होती है गैसेस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में अगर हम पढ़ें तो इसके अंदर दो कंपाउंड आएंगे, एक जिसे हम ईथर बोलेंगे और एक हेलोजिनेटेड कार्बन। ईथर, ईथर क्या होता है, डाई इथाइल ईथर, इसे हम डाई इथाइल ईथर कहते हैं, वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक एजेंट। ये पहला ऑर्गेनिक एजेंट है जिसको हमने जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज किया है। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, अगर इसके साथ हम एग्जाम्पल देखें तो ईथर के एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, विनाइल ईथर। मेरी मानिए तो दो ही इसके लिए काफ़ी हैं, एक ईथर कर देना और एक विनाइल ईथर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये याद भी जल्दी हो जाएंगे। डाई इथाइल ईथर, अब इसे हम प्रूव, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ब्रांड नेम क्या है, एक प्रॉपर वे में जैसे पेपर में लिखा जाता है उस तरीके से इसे देखेंगे। जैसे कि पहला इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो डाई इथाइल ईथर है। इथाइल किसे बोलते हैं, जहां दो कार्बन प्रेजेंट होंगे हम उसे इथाइल बोलेंगे। डाई मतलब दो, और ये ईथर, यहाँ पे क्या रहेगा कि इथाइल, दो इथाइल ग्रुप हैं और वो बीच में ओ की बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। या फिर हम इसका यूपीएससी IBUPAC नेम देना चाहें तो इसका बन सकता है इथॉक्सी इथेन। ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड नेम मतलब ये मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो ये ईथर एनेस्थेटिक करके मिलता है। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो डाइथाइल ईथर है वो हमारा कैसा होता है, कलरलेस होता है, बिल्कुल कुछ कलर नहीं होता उसका। और ऐसा होता है कि वो आग बहुत जल्दी से पकड़ता है, जैसे कि हमारे पेट्रोल और डीजल होते हैं। इसका जो टेस्ट रहेगा वो स्वीट बर्निंग टेस्ट रहेगा, और जो इसका ऑर्डर रहेगा वो बहुत तीखा रहेगा। जैसे गंध आती है ना, जैसे हम कभी मिर्ची वगैरह का कुछ काम होता है घर में तो एक तीखी सी गंध आती है, उसे हम करेक्टरिस्टिक ऑर्डर बोलते हैं। इसका जो, इट इज सॉल्युबल इन 10 पार्ट्स ऑफ वाटर, मतलब कि जैसे हम किसी का सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं तो उसका बोलते हैं कि 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसे करके। इसका जो 10 पार्ट है ना वाटर का, इन एयर ही
और एयर में ये ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी होता है, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये पेरोक्साइड बना देगा। उसके बाद इसलिए इसमें हाइड्रोक्विनोन है वो ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? क्योंकि जिससे कि ये खराब ना हो, प्रिजर्व रहे, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। एंड इट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस, मिसिबल एंड इमिसिबल, ये दो टर्म होती हैं। मिसिबल का मतलब होता है जो चीज घुल जाए, इनमिसिबल जो चीज ना घुले। जैसे कि आपने तेल और पानी को देखा होगा, जैसे ही हम उन्हें घोल, कितना भी घोलने की कोशिश करें, वो तेल अलग रहता है और पानी अलग रहता है। इसलिए मिसिबल, मिसिबल का मतलब है जो चीज घुल जाए। तो ये है हमारा डाइथाइल ईथर। ये किसके साथ घुल जाता है? एल्कोहल के साथ, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, फिक्स्ड ऑयल एंड वॉलेटाइल ऑयल, ये इन सब चीज के साथ घुल जाता है। और इससे ये जितने भी कंपाउंड हैं इनमें से कोई भी दो कर लीजिए, वो सफिशिएंट होते हैं। अब नेक्स्ट चीज है कि इसे स्टोर कैसे किया जाए। बच्चे ना इसी चीज से घबरा जाते हैं। अब देखिए इसकी स्टोरेज देखो कितनी सारी दे रखी है, पर इसका मेन पॉइंट आप याद रखना, किसी भी कंपाउंड की स्टोरेज के लिए 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर। सेकंड, इट शुड बी स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर। थर्ड, इट शुड बी क्लोज कंटेनर एंड कीप इन अ डार्क प्लेस। इसके लिए आप ये 3 पॉइंट याद रखो, और कोई भी कंपाउंड है उसकी स्टोरेज के अंदर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट डाल दो। यूजेस, यूज कैसे किए जाते हैं? अब आपको पता है इनहेलेशन एनेस्थेटिक के अंदर आते हैं, तो ये कैसे यूज किए जाते हैं? इनहेलेशन एनेस्थेटिक की तरह यूज किए जाते हैं। एंड इट इज यूजुअली यूज्ड एज अ मिक्सचर विद अदर एनेस्थेटिक विद नाइट्रस ऑक्साइड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आइडियल कुछ नहीं होता, इसलिए हम इसे कंबाइंड करके देते हैं। तो इसको भी किसके साथ कंबाइन करके दिया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। अब ये इसका जो एक तरीके से कह लीजिए डिसएडवांटेज, तो ये क्या कर देता है कि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, पहली बात तो बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती क्या है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी अंदर वाली जो लेयर होती है ना, जैसे कि हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारे लिप्स की जो अंदर वाली लेयर होती है, वो चीज हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर देगा एंड ब्रिंग्स अबाउट सीक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस फ्रॉम ब्रोंकियल टिश्यूज। और क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सलाइवा, सलाइवा मतलब हमारी लार, और ज्यादा से ज्यादा सलाइवा निकलने लगेगा। सीक्रेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। देयरफॉर एट्रोपिन और हायोसिन इज टू बी गिवन बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ एनेस्थेसिया अगर हम दे देते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपने सुबह से कुछ खाया तो नहीं है, क्योंकि हर किसी की एक अलग डिमांड होती है। किसी को हम खाली पेट देते हैं और किसी को हम खाली पेट नहीं दे सकते। इसलिए क्या होता है कि एट्रोपिन जैसी चीजें हैं एनेस्थेसिया देने से पहले वो दी जाती हैं। अब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब क्या है? तो एक तो ईथर, बीपी, बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, और आईपी का मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। तो प्रिपरेशन ये किस किस फॉर्म में हमें मिलती है? टैबलेट, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशन। तो हमें कैसे कैसे मिलती है? एनेस्थेटिक ईथर, आईपी बीपी एंड ईथर बीपी। प्रिपरेशन कोई जितनी भी हमें दे रखी होती है, इसमें दे रखी है 3 से 4 भी अगर दे रखी हो तो एक ही लिख दो, एग्जाम में वही काफी हो जाता है।